हाय यू गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम हिस्ट्री के बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं विच इज़ रिबेल्स एंड द राज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर 1857 रिवोल्ट क्या था। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम इंडियंस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही थी एंड दे वर यूजिंग वेरी रिग्रेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज टुवर्ड्स अस, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन और गुस्सा भर रहा था। उसके चलते ये पहला ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था उनके प्रति। ठीक है, इसके पहले जो है वो ऐसे कहीं भी एक यूनाइटेड लेवल पे कोई भी रिवोल्ट इंडिया में नहीं हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल्सो एट अ वेरी लार्ज स्केल। उसके बाद जो क्या होता है, ये रिवोल्ट स्टार्ट तो हुआ था सिपॉइज की वजह से। रीजन जो है वो सिपॉइज थे, स्टार्ट भी उन्हीं ने किया था, बट लेटर ऑन इट गेन द सपोर्ट ऑफ द सिविलियंस ऑल्सो। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस रिवोल्ट वॉज वेरी मच क्रूशियल इन नेचर। उसके बाद इस रिवोल्ट के बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रिबेलियन, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सबसे कॉमन नेम है, इसी से हम इस रिवोल्ट के बारे में ज़्यादातर जानते हैं। द इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने बोला था कि इस रिवोल्ट को उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया था। ठीक है, अच्छा, ये रिवोल्ट अपने आप में तो बहुत ही अनसक्सेसफुल था अगर आप बोलो, बट समहाउ इट अवेकन द सेंस ऑफ नेशनैलिटी और यू कैन से द पेट्रियोटिज्म फीलिंग अमंग द इंडियंस। तो एक वो फीलिंग जगाने के लिए अगर हम बात करें तो इंडियंस में ये रिवोल्ट ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया, बट ऑन द मेजर साइड जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इसके अचीव नहीं हो पाए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर क्यों जो है वो लोगों में डिससैटिस्फैक्शन जो है वो फैल रहा था, उबल रहा था। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ तो है इनकी जो थी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो पॉलिसीज थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस थे जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द सब्सिडरी अलायंस, इस तरह के जो भी इनके इनोवेशंस थे आते आते, उससे उस पॉलिसी की वजह से बहुत ही ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। जैसे कि आपके सिपॉइज हो गए, ज़मींदार्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा इनको लॉसेस सफ़र करने पड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी रेवेन्यू डिमांड्स जो बिल्कुल भी कम नहीं होती थी। अगर कोई भी फेमाइन आ जाए, कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अगर बारिश हो जाए या फिर ओले पड़ जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, फार्मर्स अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो भी ये जो है वो सुनते नहीं थे और गुस्सा इनके अंदर भरा रहता था। ठीक है, रेवेन्यू लेने के लिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कॉजेज जो है वो आप 4 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज, सेकंड इज पॉलिटिकल, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फोर्थ इज सोशियो रिलीजियस। तो देखिए, इकोनॉमिक में मैंने आपको बताया कि इनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी, और एक जो मेन चीज़ जो ये कर रहे थे वो ये थे कि इन्होंने फ्री ट्रेड की जो पॉलिसी थी वो अपना रखी थी। कैसे कि यहाँ से ये कॉटन लेकर जाते थे एज अ रॉ मटेरियल, और ब्रिटिश में उसको मैन्युफैक्चर करके, ब्रिटेन में उसको मैन्युफैक्चर करके ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में लेकर आते थे और उसको इंपोर्ट करते थे, और उसमें जो ये ड्यूटी लगाते थे उसमें ड्यूटी बिल्कुल फ्री कर देते थे उसको। तो उससे क्या होता था, जो ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ते थे हमको, और हमारा जो कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर, उसमें ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते थे। तो उसकी वजह से हमारे जो गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे। तो इसकी वजह से द इंडियन एक्सपोर्ट्स वर ब्रॉट डाउन टू द जीरो लेवल। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इंडियन इकोनॉमी को मेजर लॉसेस हुए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल कॉजेज की तरफ मूव करें तो देखिए, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी वजह से जो इनका जो एक्सपेंशनिस्ट जो एजेंडा था वो हमको दिख रहा था कि इनका मेन एम क्या था, सिर्फ और सिर्फ अपने एम्पायर को जो है वो स्प्रेड करना, पूरी तरीके से उस पर रूल करना, चाहे वो कैसी भी पॉलिसीज हों, लीगल हों, इलीगल हों, या फिर जस्टिफाइड हों या नॉन जस्टिफाइड हों, दे डजंट केयर अबाउट इट। उनको बस चाहिए था कि हमारा जो एम्पायर है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के ऊपर। तो देखिए,
करप्शन इतना फैला हुआ था इनके अंदर, इतना डीपली करप्शन रूटेड था इनके पेटी ऑफिशियल्स में, लोअर लॉ कोर्ट्स में, इनके पुलिस में, हर जगह जो है वो करप्शन फैला हुआ था। तो अगर जहाँ करप्शन होगा वहाँ ऑनेस्टी नहीं होगी, तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और लैक्यूनाज हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सोशियो रिलीजियस कॉजेस पे, तो दे ऑलवेज थॉट दैट इंडियंस वर इंफीरियर टू देम एंड दे वर सुपीरियर टू इंडियंस। इसकी वजह से ये जो एटीट्यूड इनका था ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा था। हर एक छोटे छोटे लेवल पे ये अपना एटीट्यूड जो है वो दिखाते थे इंडियंस को और उसी तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दो और ऐसे मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। सबसे पहला था डिसकॉन्टेंट अमंग द सिपॉइज। सिपॉइज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते थे और बिल्कुल भी खुश नहीं थे इनसे, क्योंकि क्या होता था, इनको सर्व करने के लिए जब बाहर भेजा जाता था, भूटान में, म्यांमार में, तब तो म्यांमार बर्मा था, उसके बाद दूसरे साइड बांग्लादेश साइड भी इनको जब सर्व करने के लिए भेजा जाता था, तो इनको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा भत्ता या फिर अलाउंस नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो रहा है कि इनके साथ जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे काम करती थी। इनको प्रमोशंस नहीं दिए जाते थे, प्रिविलेजेस नहीं थे इनके पास, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो जो अफगान वॉर्स और पंजाब वॉर्स और क्राइमियन वॉर्स में जो ब्रिटिश के साथ जो हुआ था, ये हार गए थे बुरी तरीके से। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस को लगा कि ओके अब ये तो हार चुके हैं, ठीक है, तो इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश इतने स्ट्रांग भी नहीं है जितने ये दिखते हैं, तो इंडियंस का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता गया, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर पार्ट 1 गाइस। बाकी मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि इसके आगे क्या होता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए।